हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार सिंह एक बार फिर से आपके चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने 3 पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जिनके वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पार्ट नंबर 4, यानी चैप्टर 2 का आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 का। तो पार्ट नंबर 4 में हमको डिस्कशन क्या क्या करना है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमको क्या क्या डिस्कशन करना है। तो हमने बताया था कि वीडियो पॉज करके आप लोग उस टॉपिक को राइट डाउन कर लीजिएगा। तो जिसमें से हम लोग एक टॉपिक उसमें से पिछले वीडियो में डिस्कशन करके उसका डेरिवेशन भी कर लिया है। आज हम बात करेंगे उसके बाकी 2 टॉपिक के जो उसमें शेष बचे हुए थे। उन दोनों टॉपिक को मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करना है और उसका डेरिवेशन फिर पार्ट वाइज हम करते हैं। तो इस टॉपिक को मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा गया है कि पार्ट 4 में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे। इसका जो देखिए यहाँ दूसरा और तीसरा लिखा हूँ। इसका पहला जो पॉइंट है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन करके उसका डेरिवेशन भी कर लिया है। तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो पहला इसका पॉइंट था वो था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना है। ये हम लोग का पहला पॉइंट इसका था। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो अभी मैंने आपको बोला। तीसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना हो, या फिर उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन भी करेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो आइए हम दूसरा टॉपिक इसका शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो सेकंड टॉपिक है, अब उस सेकंड टॉपिक में कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। तो अब उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चूंकि पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आइए इसके फिगर को हम देखते हैं। इसका फिगर कहा जाएगा, देखिए कहा जाएगा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक में स्थित है। लैंग्वेज वही है जो आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था और पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, अभी लैंग्वेज मैं लिख देता हूँ, फिगर को समझते चलिए। कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, -q से +q होता है। तो यानी इसका डायरेक्शन किधर से होगा, -q से +q की तरफ होगा। और इसको हम नाम दे देते हैं कि +q किस पर स्थित है, बिंदु A पर, और -q किस पर स्थित है, बिंदु B पर स्थित है। इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ होता है, यानी इस डाइपोल के बीच की दूरी, तो जो डाइपोल लेंथ होता है वो डाइपोल लेंथ कितना होता है इनका, 2L होता है। आ गया बात समझ में। अब देखो हमको पोटेंशियल कहाँ निकालना है, इसके निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, या उसी को कहते हैं इक्वाटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन। यानी इस डाइपोल से इक्वाटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम आगे क्या कहेंगे, इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से, यानी इस डाइपोल का मिड पॉइंट हमारा यही होगा। तो यह मिड पॉइंट क्या हमारा O है। तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r मीटर की डिस्टेंस पर इसके निरक्षीय स्थिति में या फिर इसके इक्वाटोरियल
पोजीशन में। तो यानी अब यहाँ से हम आर मीटर कहाँ चलेंगे, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आर मीटर हम चल दिए इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जहां पर कोई पॉइंट है कैपिटल पी, और उसी पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और यह डिस्टेंस कितना दिया है कि डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे, मैं लैंग्वेज यहाँ लिख देता हूं और आप कैसे लिखिएगा देखिए। लिखा जाएगा माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक परावैद्युतांक कैपिटल के में स्थित है, जिनके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। देख लो क्या कहा गया है कि कैपिटल के परावैद्युतांक में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, देखो ये बात लिखा गया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक परावैद्युतांक कैपिटल के में स्थित है। तो देखो ए बी एक डाइपोल है जो कहां पर स्थित है, एक परावैद्युतांक कैपिटल के में स्थित है। आगे बात समझ में। अब कहा गया है जिनके सिरों पर आवेश क्रमशः, देखो ए पर आवेश क्या है प्लस क्यू और बी पर आवेश क्या है माइनस क्यू। लेकिन याद रखिएगा डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, ये याद रखिएगा। फिर कहा गया है एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो गए, 2l दूरी पर हो गए। अब आगे फिर क्या कहा गया है, इस डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु ओ से इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसी बात को लिख दिया जाए, क्या लिखा जाएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से इसके निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, देखो क्या कहा गया है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहां लिख देते हैं जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। आगे बात समझ में, जो मैंने आपसे बोला है वही बात यहाँ लिख दिया गया है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल P स्थित है, जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ तक बात अब समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या बताए थे, जब पहला टॉपिक हमने शुरू किया था इस चैप्टर का, तो वहां पे मैंने एक डेरिवेशन करवाया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखो यहाँ पे कितने बिंदु आवेश हैं, दो, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है। तो अब इस आवेश के लिए इस पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर
इस प्लस क्यू आवेश के लिए इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब उसका फार्मूला हमने क्या बताया था, V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q बाई R। ये फार्मूला हमने बताया था और ये भी बात बताया था कि अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस क्यू, माइनस होगा तो माइनस क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, पहले जो चार्ज हम लेते हैं उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं जिसको हम R कहते हैं। R क्या बताता है, आवेश और उस पॉइंट से बीच की दूरी को बताता है। तो देखो, आवेश से और इस पॉइंट P के बीच की दूरी पहले हम निकालते हैं। और देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहां से हम इसको P से क्या करते हैं, मिलाते हैं और फिर इस P को इससे मिलाते हैं, यानी इस P को बिंदु B से मिलाया और फिर इस P को बिंदु A से मिलाया। तो अब यह डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो, जितनी दूरी P से B तक होगा उतना ही दूरी P से A तक होगा। यानी अगर कहा जाए तो जितना PB होगा उतना ही क्या होगा, PA होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे बात समझ में। तो देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखो, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला, ये दिख रहा होगा। अब इस त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे, पहले इस PB का मान निकालेंगे। तो जब हम PB का मान निकालेंगे तो देखो, अब इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो हम एक का निकालते हैं, वही मान हमारा दूसरे का भी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज देखो किस में चला जाए, PBO में। तो PBO में, तो जब PBO में चला जाएगा तो देखो यह 90 और यह थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यह क्या होती है, आधार होती है, और यह क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब देखो, इसमें हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो, कर्ण क्या है हमारा, यह PB है, तो यहाँ पे हो जाएगा PB का स्क्वायर बराबर लंब देखो कितना है, तो PO है, तो यहाँ पे हो जाएगा PO का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BO है, तो BO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब यहाँ से हम मान को रख लेते हैं। तो देखो, अब देखो PB कह रहा है ना, तो PB का मान तो हमको निकालना ही है, या लिख देंगे PB का स्क्वायर इक्वल टू, अब PO का स्क्वायर कह रहा है। देखो P और O, तो देखो P से O के बीच का डिस्टेंस कितना है, P से O का डिस्टेंस कितना है, R है। क्योंकि हमने बताया ना कि इस डायपोल के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है। तो यह PO कितना हो जाएगा, R। तो यहाँ से हम लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस, अब बात आता है BO का। देखो, अब यह डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना होगा, तो जब टोटल दूरी 2L है तो यह उसकी आधी है, आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L के, और यह आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L की, और L में L को जब जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो देखो, अब PO का मान कितना हो गया, L का स्क्वायर, या फिर यहाँ लिख सकते हो PB इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में हमारा क्या लग जाता है, तो अंडर रूट लगता है। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। और चूंकि यह एक त्रिभुज है तो सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो भुजा यह होगा वही भुजा यह होगा, यानी यह किसके बराबर हो जाएगा, PA के भी बराबर होगा। यानी यह जो इतना होगा, यानी यह कितना आया है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी जितना यह होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब एक बार प्लस क्यू के लिए और एक बार माइनस क्यू के लिए हम इस पॉइंट P पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे और फिर उसके बाद परिणामी वैद्युत विभव निकाल देंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो आइए देखते हैं। तो देखो अब यहां से लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखो जब दो आवेश हैं तो दोनों के लिए दो पोटेंशियल होंगे, एक को V1 मान लेते हैं, दूसरे को V2 मान लेते हैं। आपकी इच्छा है प्लस Q को V1 मान सकते हो, माइनस Q को भी V1 कर सकते हो, या फिर प्लस Q को V2 कर सकते हो, या फिर माइनस Q को V2 कर सकते हो। आपकी इच्छा जिसको आप मानो। तो हम यहाँ प्लस Q आवेश के लिए पहले लिख रहे हैं। तो प्लस Q आवेश के लिए हम पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V1, और इस माइनस के लिए क्या मान लेंगे, V2। तो देखो अब प्लस Q के लिए जो बिंदु P पर पोटेंशियल होगा V1 होगा, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K क्यों लिखा गया है, क्योंकि यह डायपोल कहाँ पर है, किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में है, जिसको कैपिटल K कहा गया है, इनटू Q अपान क्या होता है, R। तो Q हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा प्लस Q होगा और अपान R। अब देखो इस प्लस Q के लिए इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद से अब देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखो प्लस Q के लिए हमने V1 विभव माना है, तो माइनस Q के लिए हम क्या मान लें, V2 मान लें। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू, अब देखो माइनस Q है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस Q अपान R होता है। तो देखो माइनस Q के लिए इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इस दोनों बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, जो V1 और V2 के मान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अब इस पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत विभव। इसको हम क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं और उसके बाद से फिर उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, तो अब इसके बाद से हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव। तो क्या लिखा गया है, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव। तो जो परिणामी वैद्युत विभव होता है स्टूडेंट्स, वो होता है V, और ये V बराबर किसके होता है, V1 प्लस V2 के होता है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो V1 और V2 के मान हमको ज्ञात हैं। तो अब उस V1 और V2 के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू माइनस Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आ गया बात समझ में। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देते हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। अब यह माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यह कितना निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखो प्यारे बच्चों, जो मान यहाँ है वही मान यहाँ है, बस अंतर क्या है कि यह निगेटिव है और यह कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, यानी यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद देखो क्या बच जाएगा, तो यहाँ से अब बच जाएगा b इक्वल टू, देखो यह इससे कट गया तो क्या बच गया हमारा 0, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट या जूल पर कूलम। तो अब हमने क्या देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के तब उस पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा निकलता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी उसके अच्छी स्थिति में हमको वैल्यू निकलती थी, लेकिन उसके निरक्षी स्थिति में वैल्यू हमारा क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और यही हमको क्या करना था, डिराइव करना था कि उसके इस पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमको यही प्रूव करके चलना था। तो अगर स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आई होगी या फिर कोई भी स्टेप समझ में न आया होगा तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछिएगा, आपकी मदद की जाएगी। मैं कोशिश अपने तरफ से पूरा किया हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला चैप्टर आप लोग जाके देखिए, क्योंकि यही प्रोसीजर सेम वहाँ पे भी है और सब मिलता जुलता है, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी रहती थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, प्रोसेस सेम है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट सेकेंड। अब पॉइंट थर्ड हमारा क्या बचता है कि किसी वैद्युत युग्म के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, उसके बाद से फिर तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसको अब हम इरेज करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि अब जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारा वैद्युत विभव होगा वो किसी व्यापक बिंदु पे निकालना है। यानी इसके पहले हमने दो पॉइंट्स डिस्कशन किए, एक उसके अक्ष पे और दूसरा उसके निरक्षीय स्थिति पे। यानी अब कहता है कि वह पॉइंट ना तो उसके अच्छी स्थिति पर होगा और ना ही उसके निरक्षीय स्थिति पर होगा। यानी वह पॉइंट किसी व्यापक स्थिति में होता है तब उस समय उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो जैसा फिगर में यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। तो जैसे अब कहा जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। तो हमने बताया था कि द्विध्रुव का डायरेक्शन कैसे होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। यानी इस पे जो चार्ज होगा हमारा माइनस क्यू होगा और इस पे जो चार्ज होगा प्लस क्यू होगा। क्लियर है। तो लैंग्वेज कैसे लिख दोगे आप, देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। क्लियर है। देखो कैपिटल के है, जिनके सिरों पर आवेश, उसके आगे क्या लिखा जाएगा, जिनके सिरों पर आवेश क्रमशः,
देखो क्या क्या है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। आ गया बस समझ में। और यह दोनों जो हमारे चार्ज हैं, यह दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं। अब व्यापक पॉइंट का मतलब क्या है, ना तो उसके अक्ष पे रहना चाहिए, ना तो उसके निरक्ष पे रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं पर वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, व्यापक पॉइंट कहते हैं। तो देखिए अब क्या कहा जाएगा, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, O। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब वो पॉइंट देखो, ना तो इस द्विध्रुव के कहीं अक्ष पर है और ना ही इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। इन दोनों के अलावा अगर वह कहीं स्थित है बिंदु P, तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, व्यापक बिंदु कहलाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा बिंदु P हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ से अब लिखा जाएगा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P स्थित है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। आ गया बात समझ में। जैसे हमने फिगर जो बनाया है वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो यहाँ से क्या कहा जाएगा, इस O से इस B के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा, और फिर इस O से इस A के बीच का डिस्टेंस स्मॉल l, और टोटल डिस्टेंस मिलकर कितना हो जाएगा, 2l रहेगा। आ गया बात समझ में। अब हमने क्या बताया था कि इस आवेश से और इस आवेश से इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है। तो अब हम कहेंगे, देखो यह डिस्टेंस तो हमने माना है कि यह डिस्टेंस कितना है, r है, कि यह r दूरी पर वह व्यापक बिंदु कैपिटल P स्थित है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखो, अब इस चार्ज से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए, तो अब हम मान लेते हैं कि माइनस Q से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए, और इस पॉइंट A पर स्थित चार्ज प्लस Q के लिए इस पॉइंट P पर जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लें, y मान लें। यानी P से B का डिस्टेंस कितना है, x है, और P से A का डिस्टेंस क्या मान लिया गया है, y मान लिया गया है। तो अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, देखो अब लिखा जाएगा, माना प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी y तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी x है। तो जब कहा गया है ना कि इस
PA का डिस्टेंस कितना हो गया y, और इस PB का डिस्टेंस कितना हो गया x हो गया। इसको हमने मान लिया है कि x है और y है, बाद में चल के हम x और y की मान निकाल लेंगे। तो अब देखो अब क्या कहा जाएगा, अब इसके बाद से क्या कहा जाएगा, देखिए अब कहा जाएगा यह जो PO रेखा है, अब इस रेखा को हम थोड़ा सा आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखो अब इस रेखा को हमने क्या किया है, आगे की ओर बढ़ाया है। तो इस रेखा को जब हम आगे की ओर बढ़ाएं तो कहा जाएगा कि अब इस बिंदु B से जो रेखा हमारा PO को बढ़ाया गया है, उस रेखा PO पर इस बिंदु B से हम क्या करते हैं, एक लंब ड्रा कर देते हैं। क्या कहा गया है, PO रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस बिंदु B से इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब ड्रा कर देते हैं। और वह लंब क्या मान लेते हैं हम M पॉइंट पे, यानी लंब कितना हो जाएगा हमारा BM हो जाएगा। आ गया बात समझ में। तो ये हो गया हमारा -Q, और यह हमारा कौन सा पॉइंट था, B था। आ गया बात समझ में। तो BM इस PO रेखा पर हम क्या करते हैं, एक लंब ड्रा कर देते हैं। सेम अब इस पॉइंट A से एक लंब हम ड्रा करते हैं, इस पर, इस PO रेखा पर। तो यहाँ से हम एक लंब ड्रा कर दिए इस PO रेखा पर। तो देखो अब यहाँ से यह कितने एंगल का कोण बनाता है, 90, क्योंकि लंब है, और ये भी कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। आ गया बात समझ में। अब कहा जाएगा अगर यह कोण हमारा थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि हमने बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके विपरीत जो कोण होते हैं वह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उस कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखो यह एक दूसरे के विपरीत और यह एक दूसरे के विपरीत, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो यहाँ पे एक रेखा यह हो गया और दूसरी रेखा यह हो गई, तो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो उनके विपरीत जो कोण बनते हैं वह कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो अगर यह थीटा है तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। यह 90 तो यह 90, क्यों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब देखो क्या कहा जाएगा, अब जो वर्क मैं यहाँ किया हूँ उस वर्क को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट आपके सामने लैंग्वेज हम लिख दिए हैं, कि जो मैंने आपको फिगर ड्रा करके बताया है उस लैंग्वेज को मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए क्या कहा गया है कि जब हम इस रेखा PO को बढ़ाते हैं तो उस PO पर एक लंब ड्रा कर देते हैं BM, ठीक, और फिर इसी रेखा PO पर इस पॉइंट A से हम एक लंब ड्रा कर देते हैं, इसको M कहें तो इसको हम क्या कह देते हैं, N कह देते हैं। तो अब इसी बात को हमने यहाँ लिखा है। देखिए कि अब रेखा OP को नीचे की तरफ आगे बढ़ाते हैं। देखो यह रेखा OP है, इसको नीचे की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहा गया है, तथा बिंदु B से एक लंब BM रेखा, तो तथा बिंदु B से BM एक लंब इस रेखा OP पर हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए भाग पर डालते हैं, और फिर इसी प्रकार से बिंदु A से इस OP रेखा पर एक लंब डालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, AM कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद से लिखते हैं अतः। अब अतः के बाद अब इस माइनस चार्ज के लिए इस बिंदु P पर वैद्युत विभव, और फिर इस प्लस Q चार्ज के लिए इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए अब लिखा जाएगा अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए अब इस प्लस Q के लिए इस बिंदु P पर अगर हम वैद्युत विभव निकालते हैं तो उस वैद्युत विभव को हम मान लेते हैं V1, तो यहां से हो जाएगा V1।
इक्वल टू फार्मूला 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान आर। देखिए आर का मतलब इस प्लस क्यू आवे से इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस क्या माना गया है, y माना गया है, तो यानी अपान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब ऐसे ही फिर हम लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो एक बार हमने प्लस के लिए विभव निकाला, एक बार माइनस के लिए निकाला। तो माइनस के लिए हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू, अब माइनस है तो माइनस क्यू अपान डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस क्या माना गया है, x, तो यहाँ पे अपान क्या हो जाएगा, x। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फिर जैसे पिछले टॉपिक पे डिस्कशन किए कि उस पे जो परिणामी वैद्युत विभव होगा V1 प्लस V2, तो सेम वर्क यहाँ पे भी किया जाए। तो अब क्या लिखा जाएगा, देखिए इसके बाद से मैं यहाँ लिखता हूं कि अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव। तो देखो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, जो परिणामी वैद्युत विभव होगा उसका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में V1 और V2 के मान निकले हैं, तो यहां से हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम V1 और V2 के मान यहाँ रखेंगे और परिणामी विभव का मान निकालेंगे। तो देखिए अब आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब देखो क्या कहा जाएगा, 1 और 2 से V1 और V2 के मान रखे जाए यहाँ से। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो V1 का मान कितना है, 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान कितना है, y है, फिर प्लस 1/4πε0 k इंटू माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आ गया बात समझ में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो अब यह माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान y और प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहे होंगे, तो कॉमन पार्ट हम ले लेते हैं। 1/4πε0 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन जब करेंगे तो 1/4πε0 k इंटू क्यू कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1/y माइनस 1/x बच जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल हुआ, एक्स बचा, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, वाई, यानी एक्स माइनस वाई अपान एक्स वाई। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। अब इस फिगर से हम उस x और y का मान निकालेंगे और समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उस व्यापक बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव। तो यहाँ तक लिखने के बाद इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा और इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके इसके आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट्स देखो, समीकरण 3 तक हमने मान को निकाल लिया है।
तो अब x और y के मान हम यहाँ पे निकाल के रख देंगे तो हमारा उस व्यापक बिंदु पर विभव निकल जाएगा। तो अब देखो x और y के मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यह जो रेखा बढ़ाया गया आगे और लंब डाला गया है, इसका कुछ न कुछ मतलब था यहाँ पे, जिसके लिए हमने यहाँ पे इसको किया है। तो देखो अब क्या कहा जाएगा। देखो एक बात ध्यान देना, जैसे मैथ में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको बताया जाता होगा कि यह जो क्षैतिज रेखा होती है और यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, तो क्षैतिज रेखा को हम किससे डिनोट करते हैं, cos थीटा से, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम किससे कहते हैं, sin थीटा से। ये बात पता होगा। तो जो परपेंडिकुलर रेखा होती है वो sin और जो क्षैतिज होती है वो cos। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, देखो यह रेखा कैसे दिख रही है, परपेंडिकुलर, और यह कैसा दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहा है। देखो ऐसे दिख रहा होगा कि यह हमारा परपेंडिकुलर है और यह हमारा कैसा है, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा किसको बताता है, cos को बताता है। यानी यह जो होगा, देखो यानी यह जो रेखा होगा वो किसको बताएगा, cos थीटा को। सेम वही बात यहाँ पे देखो, अब इस रेखा पे यह क्या दिख रहा है, लंब। तो यह लंब है, तो लंब रेखा क्या बताएगा, sin थीटा को, और जो क्षैतिज है क्या बताएगा, cos थीटा को बताएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी यह भी cos थीटा होगा और यह भी cos थीटा होगा। क्लियर है। तो अब देखो हम मान निकालते हैं कि कैसे मान इसका निकलेगा। तो यहाँ पे लॉजिकली आप थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। अगर इस पॉइंट O से यह जो डिस्टेंस R पे बिंदु P लिया गया है, अगर इस बिंदु P को हम इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में लेकर आते हैं, तो अगर यह बिंदु P खसकते खसकते कहाँ पे आ जाए, इसके निरक्षीय स्थिति में आ जाए, तब कहा जाएगा कि यह जो PM रेखा है, यह PM रेखा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, इस PV रेखा के बराबर। एकदम इजी वे में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो देखो अब क्या लिखा जाएगा कि जो यह रेखा हमारा PB है, जो रेखा PB है, ठीक है, ये लगभग बराबर होगा इसके PM के होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो पे भी हमने बताया और काफी बार डिस्कशन किया गया है। देखो यह दूरी जो R है ये बहुत बड़ी होती है अपेक्षाकृत किसके, इस L से। इसको हमने बताया है। तो आप ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, स्पेशल केस में, स्पेशल केस। इसी स्पेशल केस में हम लिख देंगे कि R जो होता है मच मच ग्रेटर देन L होता है। तो जब R मच मच ग्रेटर देन L होगा, तब हम कह सकते हैं कि PB जो है ये लगभग बराबर होगा किसके, इस PM के। आ गया बात समझ में कि PB किसके बराबर होगा। भाई देखो यह PB किसके बराबर हो जाएगा, इस PM के बराबर होगा, और PB किसके बराबर है, x के बराबर माना गया है। यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, x किसके बराबर है, PB के, और यह PB किसके बराबर होगा, लगभग PM के बराबर होगा। और यह PM देखो किन किन रेखा खंडों से मिलकर बना है। तो देखो एक खंड हमारा OM है और दूसरा खंड क्या है हमारा, PO है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेखा हमारी कौन सी मिल जाएगी, PM मिल जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर PO प्लस OM। आ गया बात समझ में। अब फिर ऐसे ही हम किसके लिए लिखेंगे, इस y का लिखेंगे। तो y का देखो सेम वही प्रोसेस है। जब हम इसको इक्वाटोरियल पोजीशन पे लाते हैं, तब यह जब इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा तो यह बिंदु n कहाँ पे आ जाता है, बिंदु O पर आ जाएगा। यानी इसको जब हम सीधा करेंगे तो n किस पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यह जो PN रेखा है ये लगभग बराबर होगा किसके, इस PA रेखा के बराबर होगा। तो अब सेम वही प्रोसेस यहाँ लिखेंगे कि जो y है ये बराबर किसके है, PA के है, और ये PA लगभग बराबर होगा किसके, इस PM के होगा। और यह PM किसके बराबर होगा, देखो अब अगर इस PM का मान हमको निकालना है तो क्या करा जाए,
तो क्या कहा जाएगा कि बड़ी रेखा में से, देखो बड़ी रेखा कौन सी है, पीओ, इस पीओ में से अगर इस ओएन को हम निकालते हैं तो कौन सा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, पीएन आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर मैं बना के दिखा दूं। अगर यह पी है, यह हमारा ओ है और यहाँ पे एन है और यह मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या कहा जाएगा, यह जो बड़ी डिस्टेंस दिख रही है ना, बड़ी डिस्टेंस कितनी हमारी आर है, तो क्या कहा जाएगा, देखो जब यह निकाला जाएगा तो पीओ में से अगर हम इस ओएन को निकालते हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा, इस पीएन के बराबर आ जाएगा। ये मैथ में बेसिक में आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9 में। तो अब उसी फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे कि यह जो पीएन होगा ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पीओ माइनस ओएन के हो जाएगा। आ गया बात समझ में। अब यहां से देखिए, अब देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सर्वांग समता का नियम। तो सर्वांग समता का नियम क्या होता है, इसको आप क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अब देखो हमने बताया कि यह थीटा है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। यह एंगल कितना है, 90 है, तो ये भी एंगल कितना है, 90 है। आगे बात समझ में। अब इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम साइड में बना के आपको समझा देते हैं। देखो देखो वही फिगर यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो यह हमारा कौन सा है, पॉइंट ओ है और यह हमारा एन है, यह हमारा ए है, यह हमारा बी है और यह हमारा एम है। इस कोण को हमने थीटा माना है, तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। यह कोण देखो कितना बन रहा है, इस पे एंगल 90 और यह कितना बन रहा है, 90। क्लियर है। और यह भुजा देखो कितना है, यल, और ये भी भुजा यल, यानी यह जो भुजा है ये यल है और ये भी भुजा कितनी है, यल है। आ गया बात समझ में। तो अब हम सर्वांग समता का नियम इसमें देखते हैं कि फॉलो करता है या नहीं। तो सर्वांग समता का नियम देखो, पहला चीज हम देखेंगे इसमें, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। तो अब हम देखेंगे सर्वांग समता में कुछ ऐसा नियम है क्या कि जिसको हम लगाएंगे यह त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ हो जाए। तो हाँ, एक फार्मूला हमको उसमें का दिख रहा है, कौन कौन सा, देखो ये फार्मूला हम पढ़े उसमें, एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा। देखो कोण कोण भुजा, जब कोण कोण भुजा हमको दिख गया तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और जब दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ कर दिया जाएगा तो उनकी शेष भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। आप सीपीसीटी का नियम पढ़े होंगे। तो अब उसी नियम को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखो एंगल एंगल साइड से यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी बाई सीपीसीटी। तो अब देखो हम क्या कहेंगे कि अभी हमने बताया कि क्षैतिज रेखा हमेशा किसको बताता है, cos थीटा को, और लंब रेखा हमेशा sin थीटा को। तो देखो इस रेखा पर यह कैसा दिख रहा है, लंब दिख रहा है, तो यह किसको बताएगा, sin थीटा को बताएगा। और यह किसको बताएगा, cos थीटा को बताएगा। सेम अभी जब सर्वांग सम प्रूफ हो गया तो यह भुजा इसके बराबर है, तो यह अगर cos थीटा है तो यह भी कितना होगा, cos थीटा होगा। और देखो यहाँ पे हम कौन सी भुजा चल रहे हैं लेके, यल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यल cos थीटा और यह कितना हो जाएगा, यल cos थीटा। यह यल cos थीटा, यह यल cos थीटा। अब वही चीज देखो यहाँ पे, यह यहाँ पे है और यह यहाँ पे है, तो यानी यह भी कितना हो जाएगा, यल cos थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, यल cos थीटा। यानी ON और OM का मान किसके बराबर हो जाएगा, यल cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख देंगे चित्रानुसार। तो चित्रानुसार देखो हमने क्या निकाल लिया है कि जो ON है वो बराबर किसके है,
ओ एम के, और इनका मान कितना है, यल कॉस थीटा के बराबर है। तो जब यल कॉस थीटा के बराबर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 में आते हैं। तो हम लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से हम ओ एन और ओ एम का मान और पीओ का मान रखते हैं। तो देखो अब यहाँ से पीओ का मान देख लो कितना है, पी से ओ का मान कितना है, आर, क्योंकि कहा गया ना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। तो पीओ का मान कितना हो जाएगा, आर। तो अब यहाँ लिखा जाएगा एक्स इक्वल टू पी बी, और लगभग बराबर है किसके, पीएम के, बराबर पीओ का मान कितना है, आर, और ओ एम का मान देखो किसके बराबर है, यल कॉस थीटा। तो प्लस क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा। आ गया बात समझ में। अब फिर ऐसे ही समीकरण 5 में देख लो, y इक्वल टू पी ए और अप्रोक्सीमेट पी एन इक्वल टू पीओ। तो पीओ का मान r माइनस क्या है, ओ एन। तो ओ एन भी किसके बराबर है, यल कॉस थीटा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा के। आ गया बात समझ में। तो यानी x का मान कितना आ गया, r प्लस यल कॉस थीटा, और y का मान r माइनस यल कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस लाइन को हमने आगे क्यों बढ़ाया था, क्योंकि हमको किसका मान निकालना था, r के वैल्यूएबल में हमको मान निकालना था। तो देखिए अब यह x और y का मान किसमें आ गया, हमारा r में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस x और y के मान हमारे किसमें कन्वर्ट होके आ गए, r में आ गए। यानी इस लाइन को जो हम आगे बढ़ाए थे वो इसीलिए बढ़ाया गया था कि जो x और y है उनके मान हम क्या करें, इस वैल्यू r में कैलकुलेट कर सकें। तो अब इसके बाद से देखो हम क्या करेंगे, इस x और y के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो अब लिखा जाएगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब समीकरण 3 में देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर का पार्ट हम इरेज करते हैं। तो देखिए अब इक्वेशन 3 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 3 हमारा यही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू, और अंदर देखो x माइनस y है। तो x का मान कितना है, r प्लस यल कॉस थीटा, माइनस y का मान देखो कितना है यहाँ पे, r माइनस यल कॉस थीटा। आ गया बात समझ में। और नीचे हमारा क्या है, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, r प्लस यल कॉस थीटा, और फिर सेकेंड ब्रैकेट में r माइनस यल कॉस थीटा। आ गया बात समझ में। अब इसके बाद से फिर देखो आगे क्या लिखा जाएगा, b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू। अब देखो यहाँ से अब यहाँ हो जाएगा r प्लस यल कॉस थीटा, माइनस को जब हम अंदर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यल कॉस थीटा अपान। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लिख देंगे यहाँ से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू। अब यहाँ से देखो यहाँ से कुछ वैल्यू कट जा रहे हैं, r से r क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब क्या बचा है यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे ये लिख लो वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस यल कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस यल कॉस थीटा। आगे बात समझ में। अब इस a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा हमारा, देखो यल कॉस थीटा और यल कॉस थीटा मिलके कितना हो गया, 2l कॉस थीटा अपान नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से देखो क्या कहा जाएगा,
अब देखो जो दूरी L है ये बहुत छोटी होगी किससे, इस दूरी R से। तो अब वही बात लिखेंगे हम कि R जो है मच मच ग्रेटर देन L है, तब R स्क्वायर भी क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर होगा। इस स्थिति में R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को क्या कहा गया था, नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य का मतलब 0 मान लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे L स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो उस cos स्क्वायर थीटा को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाता है। तो नगण्य का मतलब 0 हो जाता है। तो अब देखो क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से अब हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू, अंदर हो जाएगा 2L cos थीटा और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी R जो है L से क्या है, बहुत अधिक है। तो उस स्थिति में L का मान बहुत कम होगा, कम का मतलब 0 के बराबर। तो उसको हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब इसको आगे और सॉल्व कर दिया जाएगा। तो 1/4πε0k इंटू क्यू और अंदर हो जाएगा 2L cos थीटा और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। आ गया बात समझ में। तो इधर का हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0k इंटू, अब q को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 2L इंटू क्यू और cos थीटा है तो cos थीटा, नीचे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे v नो दैट। अब हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डाइपोल मोमेंट में। तो अब जब P बराबर Q इंटू 2L होता है तो यहाँ पे फार्मूला हम रख देंगे वो। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0k इंटू P cos थीटा और अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यापक बिंदु पे हो गया। तो अब देखो यहां से लिख सकते हैं, यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो जब निर्वात और वायु में स्थित होगा तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब यहाँ से B का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू P cos थीटा और बाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। अगर आपको चेक करना है कि यह सही है कि नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि अच्छी स्थिति पे और निरक्षी स्थिति पे। तो अब देखो जब फिगर यहाँ बनाया गया था तो यह हमारा डाइपोल था और डाइपोल से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P था जो इस डाइपोल से कितने एंगल पे झुका हुआ था, थीटा एंगल पे। तो हमने वहां पे शीर्षाभिमुख कोण का फार्मूला लगाया था। तो थीटा के बराबर थीटा यानी विपरीत कोण आपस में बराबर कर दिए गए थे। तो वह डाइपोल से कितने एंगल पे झुका था, थीटा एंगल पे झुका हुआ था। तो जब थीटा एंगल पे झुका हुआ था तो अब वहां से हमने कुछ रूल लगाए मैथमेटिक्स के, वहां से हमने एक्स वाई के मान निकाले और वैल्यू को पुट किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इतना आ गया। तो अब हम चेक कर लें कि हमारा आंसर ये सही है कि नहीं है। तो हमने अक्षीय पे और निरक्षीय पे मान निकाला है। तो देखो जो अक्षीय पे हमने मान निकाला था वो निकला था v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P और बाई R स्क्वायर। और जो निरक्षीय पे हम लोग निकाले थे तो निरक्षीय पे आया था v बराबर 0। इसको हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो अब हम चेक कर लें कि हमारा मान सही है कि नहीं है। तो इधर का हम इरेज करते हैं। तो चेक कर लिया जाए, जब अक्षीय की बात होगी तो देखो अगर यह डाइपोल है, इस डाइपोल के अक्ष में हम चलेंगे तो यानी या तो 0 चलेगा या तो 180 चलेगा। यही ना मतलब हुआ। देखो जैसे अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन हम बनाते हैं
तो यह हमारा कितना होगा 0 और यह कितना होगा 180, यही होगा। और ये कितना होगा 90 और ये कितना होगा 270। तो अक्ष का मतलब या तो इस पॉइंट से इधर होगा या तो इस पॉइंट से इधर होगा, यानी या तो 0 होगा या तो 180 होगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस। तो जब थीटा बराबर कितना हो 0 या 180, तो उस समय cos 0 का मान और cos 180 का मान कितना होता है 1 होता है। तब हम इस फंक्शन में देखें v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। अब देखो cos थीटा अगर हम 0 लेते हैं तो 1, 180 लेते हैं तब भी 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं, तो पी अपन क्या हो गया आर स्क्वायर। देखो अच्छी स्थिति में जब हमने पार्ट 3 में डिस्कशन किया था इतना हमारा वैल्यू आया था। आगे बात समझ में, यानी अब हम क्या निकालेंगे फिर इसके बाद से निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब देखो यह डाइपोल है, तो डाइपोल का निरक्षीय स्थिति या तो 90 होगा या तो 270 होगा। तो अब देखो ये पहला हो गया और दूसरा जब निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाए 90 या कितना हो जाए 270, तब उस स्थिति में देखो अब cos 90 और cos 270, तो cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी निरक्षीय स्थिति में क्या आ गया था b का मान 0, तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कब यह डाइपोल पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा होगा कि जब क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल में पढ़ा होगा कि जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, तो प्रथम चरण में cos का मान कैसा होता है पॉजिटिव होता है, यानी 0 से 90 के बीच में जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो वह मान हमेशा कैसा दिखेगा हमको पॉजिटिव। फिर जैसे ही 90 से 180 के बीच में आते हैं यानी सेकेंड में, तो सेकेंड में cos का मान कैसा होता है नेगेटिव होता है, यानी जब 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू हम cos का रखेंगे तो उसका सारा मान कितना होगा माइनस होगा। फिर वैसे ही जब 180 से 270 के बीच में हम आते हैं तो इसमें भी cos का मान हमारा कैसा होता है माइनस होता है, यानी 180 और 270 के बीच में जो भी हम cos की वैल्यू लेंगे वो सारी वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। और जैसे ही 270 से हम 0 के बीच में आते हैं यानी इसमें हमारा cos कैसा हो जाता है पॉजिटिव होता है, यानी प्रथम चरण में और चतुर्थ चरण में cos का मान पॉजिटिव और सेकेंड और थर्ड में cos का मान नेगेटिव। तो जब भी हम 0 से 90 या 0 से 270 के बीच बात करेंगे तो cos का मान हमेशा पॉजिटिव, यानी उस समय यह डाइपोल कैसा होगा पॉजिटिव। और जब भी 90 से 180 और 180 से 270 की बात करेंगे तब उस समय यह डाइपोल कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो ये हमको क्या करना था प्रूव करना था कि अगर डाइपोल से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई पॉइंट P है तब उस समय उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर ये फार्मूला आप लोग सीख लेंगे तो अच्छी निरक्षी या उसके अलावा थीटा का मान कुछ भी आप रखोगे तो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता जाएगा। तो यहाँ तक ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे विभव प्रवणता की बात करेंगे जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा है, 2 डेरिवेशन किया गया है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम देखिएगा। और अगर किसी स्टेप में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपकी मदद की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारे चैनल पसंद आते हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।